हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जो अपने पास में व्रत प्रश्नावली 10 उसका अपन क्या करेंगे, वन शॉट करेंगे। ठीक है, एक बार में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने पास में एक बार रिकॉल हो जाए अच्छे से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास में इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें 5 प्रश्नावलियाँ रहने वाली है। 10.1 में परिचय रहेगा, 10.2 में जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, 10.3 में हम पढ़ेंगे केंद्र से जीवा पर लंब 3 बिंदुओं से जाने वाला जो व्रत है उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.4 में हम समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां जो है वो पढ़ेंगे। और फिर प्रश्नावली 10.5 जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में प्लान रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास में परिचय से जो है यहाँ पे शुरू करेंगे। परिचय अपने पास में जो है कैसे रहेगा यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, व्रत की डेफिनेशन के ऊपर आए हैं उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, चीज़ें अपने पास में है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे हमारे पास में गोल आकृतियाँ जो है कैसी दिखती है। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने घड़ी अपने पास में देखी ही होगी और बहुत सारी घड़ियाँ जो है इसी प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखा होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 7 8 10 और ये 11। तो ये जो आकार आपको दिख रहा है ना घड़ी का अपने पास में है ना, यहाँ पे फिर घंटे के सुई होते हैं, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है, इस तरह से अपने पास में चीज़ें रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो आकार दिख रहा है ना घड़ी का, ये कैसा है अपने पास में, गोल आकार का है। इसी तरह अपने पास में एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास में मान लीजिए एक चाबी है। ठीक है, चाबी है और उस चाबी का आपके पास में क्या है, एक छल्ला है। तो वो छल्ला अपने पास में कैसा है, इस तरह से गोल है। तो आप क्या बोलोगे, वो छल्ला किस आकार का है, गोल आकार का है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे अपने पास में क्या है, व्रत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस आकार के हैं, गोल आकार के हैं। लेकिन अब ये व्रत अपने पास में क्या होता है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको व्रत को इमेजिन करना है ना कि व्रत अपने पास में कैसे आएगा, तो आप ये देखो, मान लो ये सुई के अपने पास में मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है, मैंने यहाँ पे बना ली है। और इस मिनट वाली सुई के आपको 2 सिरे दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक ही ऊपर वाला सिरा दिख रहा होगा। अब ये मिनट वाली सुई का जो अपने पास में है ना सुई, ये घूमेगी। ठीक है, अब घूमेगी तो ज़रा देखना इसका रास्ता जो है आपके पास में कुछ इस तरह से होगा। इसका ये ऊपर वाला जो बिंदु है ना, ये कुछ इस तरह से घूमेगा। तो घूमता 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 वापस आपके पास में यहाँ आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला सिरा जो है ना, जिस पथ पे घूम रहा है, ये वाला जो पथ पे घूम रहा है ना, इस पथ को हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। सिर्फ इस रास्ते को व्रत कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को हम नहीं कहते, इसके बाहर वाले भाग को हम नहीं कहते। हम तो सिर्फ और सिर्फ इसके ये जो पथ है ना अपने पास में, इसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। एक तल पर, अब यहाँ पे समझना ये तल का मीनिंग क्या है। तो अपने पास में ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड की जो सरफेस है आपके पास में, ये क्या है अपने पास में, ये तल है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, ये तल है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, तल के एक स्थिर बिंदु से, ये बिंदु अपने आप में फिक्स है, इसकी जगह नहीं बदलेगी, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। इससे अपने पास मान लो ये जो पेन है ना, इसकी दूरी पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, फिर इतनी दूरी पे एक और बिंदु लगा दिया, फिर इतनी दूरी पे एक और बिंदु लगा दिया, इतनी दूरी पे एक और बिंदु लगा दिया, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु जो है लगाते जाएंगे। तो ज़रा गौर से देखना, मैं लगाता हूँ एक बार। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखना, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। ये सारे जो अपने पास में एक बराबर दूरी पर जो है, येलो वाले जो बिंदु है ना, वो सारे के सारे एक बराबर दूरी पर स्थित हैं इस स्थिर बिंदु से। तो ये जो बिंदुओं का समूह होता है ना, ये आपके पास में क्या कहलाता है, ये बिंदुओं का समूह जो अपने पास में व्रत कहलाता है। और ये जो आपके पास में ये जो बिंदु है, स्थिर बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं, इस व्रत का केंद्र कहते हैं। और ये वाली जो आपके पास में स्थिर दूरी हो जाती है, इस स्थिर दूरी को हम क्या कहते हैं, उस व्रत की त्रिज्या कहते हैं। ये अपने पास में क्या हो जाती है, व्रत की त्रिज्या हो जाती है। तो ये सारी बातें रहती हैं। तो ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, ये जो पथ दिख रहा है येलो येलो जो आपको दिख रहा है, ये अपने पास में क्या है, व्रत है। ठीक है, इसके बाहर वाला व्रत नहीं है, अंदर वाला व्रत नहीं है, बस येलो वाला जो है वो व्रत है। तो एक व्रत कहलाता है, ये अपने पास में हो गया। एक व्रत उस तल को, अब ये जो व्रत है अपने पास में, इस पूरे के पूरे तल को, इस पूरे की पूरी सरफेस को जो है 3 हिस्सों में बांटता है। ठीक है, जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है।
वो भाग कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला तो अपने पास में ऐसा है, ये अपने पास में व्रत हो गया, तो इस व्रत के एक तो क्या हो जाएगा आपके पास में इसके अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा अपने पास में क्या कहलाता है, अभ्यंतर। फिर दूसरा हिस्सा आपके पास में क्या हो जाएगा, व्रत, यानी कि ये जो येलो वाला है ना अपने पास में, सिर्फ ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, व्रत हो जाएगा, सिर्फ येलो वाला, और कुछ अपने पास में नहीं है। फिर तीसरा जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका बाहर वाला, इसके बाहर वाला हिस्सा, उसको हम बोलेंगे व्रत के बाहर का भाग या फिर बहिर्भाग, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे बहिर्भाग, ये आपके पास में हो जाता है बहिर्भाग, अभ्यंतर, और अंदर बीच में क्या हो जाएगा, व्रत, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो है कुछ कुछ चीजें हमें समझ नहीं रहेगी व्रत के बारे में, फिर अपन जो है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है, जीवा, तो जीवा को अपन को समझना रहेगा। तो मान लीजिए, ये लीजिए आपके पास में क्या है, एक व्रत है। इस व्रत में अपने पास में मान लीजिए इसका केंद्र जो है आपके पास में ओ हो जाएगा। अब इस व्रत पर मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, एक है पी है और दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा, क्यू। तो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो अपने पास में क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। जरा यहाँ देखना, व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है अपने पास में क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी, अब जीवा क्या है अपने पास में, किसी भी व्रत पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो अगर वो बिंदु आपके पास में ये हो जाए, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो आपके पास में यहाँ पे जो है जीवा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक और उदाहरण देखना, इस बार जो है हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम एक बिंदु ये ले लेते हैं मान लीजिए सी, और एक बिंदु ये ले लेते हैं मान लीजिए डी। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि सी और डी अपने पास में वही व्रत के उपस्थित बिंदु है, तो इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जीवा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस जीवा की खास बात है कि ये जो है आपके पास में इस केंद्र ओ से होती हुई जा रही है। तो केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो किसी भी व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है, ये अपने पास में बात रहेगी। और दिख भी रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी, बीच में आओगे सबसे बड़ी, फिर वापस जो है जीवा की लंबाई अपने पास में छोटी होती जाएगी। उस जीवा को जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहते हैं, और वो जो है अपने पास में सबसे लंबी हो जाती है, ठीक है, ये अपने पास में व्रत का व्यास भी कहलाएगी। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट अपन को क्या करना रहेगा, चाप के बारे में जो है वो समझना रहेगा। अभी चाप क्या होता है जरा यहाँ देखो, मान लीजिए ये व्रत है जिसका केंद्र अपने पास में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इस व्रत के ऊपर जो है दो बिंदु स्थित है, एक मान लीजिए ए है और एक मान लीजिए अपने पास में क्या है, बी है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना अपने पास में, ये व्रत की क्या है, चाप है, ठीक है। व्रत के ऊपर ही दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो हिस्सा है अपने पास में वो क्या कहलाता है, व्रत की चाप कहलाता है। ये तो हो गई छोटी वाली चाप। फिर ये जो बड़ी वाली चाप है ना अपने पास में, देखो ये है, ये हो जाएगी आपके पास में। अब इसकी परिभाषा देख लो अपने पास में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच के व्रत के भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। व्रत के भाग को, दो बिंदुओं के बीच के व्रत के भाग को हम चाप कहते हैं। तो ये अपने पास में छोटी चाप है, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है, लघु चाप। छोटी चाप तो अपन आम भाषा में कह रहे हैं, गणित में हम इसको लघु चाप कहते हैं। और ये बड़ी वाली चाप है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, दीर्घ चाप। ये बात अपने पास में हो जाती है, ठीक है, लघु चाप और दीर्घ चाप। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं अगला टॉपिक हमको समझना रहेगा, वो अपने पास में क्या हो जाता है, व्रतखंड के बारे में हो जाता है, ठीक है। व्रतखंड के बारे में जरा समझते हैं अपने पास में क्या लिखा है। मान लीजिए आपके पास में जो है ये एक व्रत हो जाएगा, ठीक है। अब इस व्रत के ऊपर जो है आपके पास में दो बिंदु स्थित है, एक मान लीजिए P है और एक मान लीजिए आपके पास में Q है। तो हमने क्या करा, इन दो व्रत को जो है, इन दो बिंदुओं को जो व्रत पे स्थित है उन दोनों को जोड़ दिया, वो अपने पास में क्या कहलाती है, जीवा कहलाएगी, PQ। अब ये जो जीवा है इस पूरे व्रत को जो है दो हिस्सों में बांट देती है। कौन कौन से हैं वो दो हिस्से, जरा यहाँ पे देखना। एक तो अपने पास में ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो अपने पास में वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपके पास में ये दो हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे व्रतखंड कहते हैं। और ये ऊपर वाली अपने पास में जीवा हो जाएगी और उसके बीच का क्षेत्र जो है व्रतखंड हो जाएगा। अगेन ये अपने पास में जो है क्या है, लघु चाप है। तो ये वाला जो व्रतखंड आपके पास में प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास में, लघु व्रतखंड, ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये अपने पास में क्या है, दीर्घ चाप है। तो ये वाला जो व्रतखंड है आपके पास में ये क्या हो जाएगा, दीर्घ व्रतखंड हो जाएगा। इतनी सी बात अपने पास में सिंपल सी रहती है। आई होप आइडिया लगा होगा। अब अपन आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं अपने पास में क्या लिखा है।
आगे अपने पास में है त्रिज्या खंड, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है, और वृत्तखंड को हम सेगमेंट कह देते हैं। अब ये जब हमने पढ़ा ही है तो एक चीज और देख लो, यहाँ पे दीर्घ को हम इंग्लिश में लिखते हैं मेजर, ठीक है, और वृत्तखंड अपने पास में क्या हो जाएगा, सेगमेंट, यानी कि मेजर सेगमेंट। फिर लघु को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं माइनर, ठीक है, और वृत्तखंड तो आपके पास में सेगमेंट होता ही है, तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लघु चाप, माइनर आर्क, ठीक है, फिर अपने पास में दीर्घ चाप, मेजर आर्क, इस तरह की बातें रहती हैं। अगला टॉपिक जो हमें समझना रहेगा वो अपने पास में क्या है, त्रिज्या खंड है। तो मान लीजिए आपके पास में जो है एक इस तरह से जो है वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र अपने पास में O हो जाता है। अब हमारे पास में मान लीजिए दो बिंदु है, एक तो A है और एक आपके पास में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये जो केंद्र O है और ये वृत्त पे जो स्थित बिंदु A है, केंद्र O है और वृत्त पे जो स्थित बिंदु B है, इनको जोड़ेंगे तो केंद्र और वृत्त पे स्थित जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। तो ऐसे में आप देखोगे अपने पास में जो है यहाँ पे इस वृत्त के दो हिस्से आपको दिखेंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दो टुकड़ों में बट जाएगा अपने पास में, और दूसरा जो हिस्सा है आपके पास में वो क्या हो जाता है, वो ये वाला अपने पास में, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो है क्या कहलाएंगे, अपने पास में त्रिज्या खंड कहलाएंगे। देखना, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं, केंद्र को एक चाप है AB, उसके सिरे हैं A और B, उनको मिलाने वाली जो त्रिज्याएं हैं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को, चाप के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। अब हमें पता है ये छोटी चाप है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा या फिर माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात अपने पास में रहती है। फिर समझ ही गए होंगे अपने पास में ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड या फिर मेजर सेक्टर। ये बातें रहती है, ठीक है। ये अपने पास में बेसिक पार्ट जो है यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में जो है प्रश्नावली 10.1 आ जाएगी, उसके प्रश्न 1 को जो है हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। अपने पास में क्या लिखा है देखेंगे। सबसे पहला आपके पास में है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र जो है कहाँ पे स्थित होता है, बहिर्भाग में या फिर अभ्यंतर में। तो अपने पास में जो है अभ्यंतर में स्थित होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है अभ्यंतर हो जाएगा। फिर एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ठीक है, मान लीजिए अपने पास में वृत्त हो गया, ये आपके पास में केंद्र हो गया। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक दूरी है अपने पास में। अब आप एक बात को समझो कि इस वृत्त में मैं अगर कोई सा भी बिंदु ले लूंगा और उनके बीच की दूरी अगर देखूंगा तो वो त्रिज्या के बराबर आएगी। अगर वो बिंदु मैं जो है वृत्त के अंदर लेता हूँ अभ्यंतर में, तो वो त्रिज्या से छोटी आएगी। पर यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या से अधिक दूरी है, तो त्रिज्या से अधिक दूरी तभी मुमकिन है जब हम बिंदु को क्या लेंगे, वृत्त के बाहर लेंगे, ठीक है। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वो वृत्त के डैश में स्थित होता है, वह वृत्त के बहिर्भाग में जो अपने पास में स्थित होगा, बाहर स्थित होगा, ठीक है। फिर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त का क्या होती है अपने पास में, वो वृत्त का जो है व्यास होती है। इस बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ठीक है। एक चाप, चलो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अपने पास में यहाँ देखो, ये इसका मान लो केंद्र है। तो एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे, एक चाप है अपने पास में, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, तो ये चाप हो जाएगी PQ। ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, और व्यास अपन ने ये बना लिया, तो ये वाली जो चाप है आपके पास में, चाहे नीचे से कहो चाहे ऊपर से कहो, ये किसके सिरे हैं अपने पास में, व्यास के सिरे हैं। तो ऐसे में आपके पास में जो है अर्धवृत्त प्राप्त हो जाएगा, चाहे ऊपर का देखो चाहे नीचे का देखो। तो एक चाप जो है वो अपने पास में क्या होती है, अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ये बात रहती है। फिर नेक्स्ट आते हैं 5वें पे, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ये चीज हमने पढ़ी ही है अभी थोड़ी देर पहले ही। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं आगे, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में विभाजित करता है, तो उसे अपने पास में 3 भागों में जो है विभाजित करता है। तो ये अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आ जाते हैं, इजी है लेकिन पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्नावली 10.1 के क्या लिखा है, लिखिए सत्य या असत्य। अपने उत्तर के कारण भी हमें देने रहेंगे, तो चलिए फटाफट से करते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो अपने पास में ये सत्य है, ठीक है। केंद्र के
को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपके पास में सत्य हो जाएगा। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, ठीक है, बराबर लंबाई की अपने पास में बहुत लिमिटेड जीवाएं होती है। इसका मीनिंग देखो कुछ इस तरह से, मान लो अपने पास में ये जो है एक वृत्त है, तो ये दोनों जो जीवाएं जो है आपको क्या दिख रही है, लंबाई में बराबर दिख रही है। फिर देखो अपने पास में ऐसे है, ये दोनों जो है जीवाएं आपके पास में ऑरेंज वाली, ये दोनों भी आपस में क्या है, लंबाई में बराबर है। फिर एक और मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये वाली जीवा और ये वाली जीवा जो है ये भी आपके पास में हरी वाली जो है लंबाई में बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे में जीवाएं की जो है बनाते जाऊंगा। फिर जब ऐसे ऐसे बना के देख लूँगा तो मैं देखूंगा कि ये वाली और ये वाली जो है इनकी बराबर है, ये वाली लंबाई जो है, ये वाली लंबाई जो है इनकी बराबर है। फिर आप देखो और है क्या अपने पास में, बिल्कुल ये लंबाई और ये लंबाई जो है ये भी बराबर है। तो ऐसे में अपन ये जो है बनाते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है? नहीं, समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं जो है अपने पास में होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। और इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख लेना, क्योंकि अपरिमित जीवाएं अपने पास में होती है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, तो ये अपने पास में एक वृत्त है, ठीक है, और इसको 3 बराबर चापों में जो है अपन क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा। कौन कौन सी चाप है जरा देखो, आपको दिखाते हैं। एक तो चाप ये हो जाएगी आपके पास में ए सी, फिर दूसरी जो चाप है आपके पास में ये हो जाएगी सी बी, फिर जो तीसरी चाप है आपके पास में वो क्या हो जाएगी अपने पास में, ये वाली ले लेते हैं, बी ए, ठीक है, ये अपने पास में हो गया। तो प्रत्येक भाग जो है दीर्घ चाप होता है, ऐसा नहीं है अपने पास में। दीर्घ और लघु चाप के बारे में हम तब कहते हैं जब अपने पास में 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन यहाँ तो 3 बराबर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई अपने पास में सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, असत्य। ये अपने पास में बात जो है सच नहीं है। फिर आते हैं अपन चौथे वाले पे, क्या लिखा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वो वृत्त का व्यास है। सच बात है, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सत्य। सोचो ना, व्यास क्या होता है अपने पास में, त्रिज्या का दुगना होता है, और वो जीवा भी होता है जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है अपने पास में, ऐसा। पांचवा, त्रिज्या खंड जो है जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड की बात कर रहा है तो हमें याद है कि त्रिज्या खंड जो है किसके बीच का भाग है, अपने पास में त्रिज्याएं और ये जो चाप है ना, इसके बीच का भाग होता है, जीवा के बीच का भाग नहीं होता है ना। तो ये जीवा वाला हिस्सा अपने पास में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके लिए असत्य है अपने पास में। फिर आगे आ जाओ, आगे अपने पास में जो है छठा हिस्सा, वृत्त एक समतल आकृति है, मतलब एक समतल में स्थित है। समतल मतलब कि अपने पास में जैसे ये सरफेस है तो इसी पर स्थित है, इसके बाहर नहीं निकल रहा है, इसके अंदर, इसके ऊपर ये अपने पास में है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वृत्त जो है एक समतल आकृति है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सत्य, ये बात अपने पास में जो है सच है। ये हो गया, ये अपने पास में सत्य और असत्य हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आएंगे प्रमेय 10.1 पे, ठीक है। अब हमें कुछ प्रमेय जो है उनको पढ़ना रहेगा ताकि हम प्रश्नावली 10.2 जो है उसके ऊपर आ सकें और आगे के कॉन्सेप्ट जो है उनको अपन कवर कर सकें। अब ये प्रमेय जो है अपने पास में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि इसका जो आपके पास में सिद्ध है करने का जो तरीका है, प्रूफ करने का तरीका जो है वो अपने पास में एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। जरा देखो क्या लिखा है, वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है अपने पास में, अंतरित करती हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, फिर आपके लिए चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक त्रिज्या खंड है PQ, ठीक है, और मान लीजिए एक बिंदु है आपके पास में O। तो ये जो त्रिज्या खंड PQ है ना, इस बिंदु O पर एक कोण अंतरित करता है। कोण अंतरित करता है मतलब कि एक कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाएगा, ये वाला कोण जो बनाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये त्रिज्याखंड PQ जो है O पर कोण अंतरित कर रहा है, मतलब ये कोण बना रहा है। अगर देखो एक और उदाहरण देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, एक रेखाखंड है AB और मान लीजिए ये एक बिंदु है M। तो रेखाखंड AB जो है M के ऊपर एक कोण अंतरित कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला कोण जो है वो बना रहा है, ठीक है। अंतरित कर रहा है मतलब वो बना रहा है। ये बात अपने पास में जो है यहाँ पे हो जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग जो है हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे जरा यहाँ देखना अपने पास में, वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए अपने पास में एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, उसके ऊपर जीवाएं जो है अपने पास में कौन कौन है, AB,
तथा CD जो है आपके पास में 2 जीवाएं हो जाएंगी। वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये जो AB है ना आपके पास में जीवा, ये केंद्र पे कौन सा कोण बना रही है? ये वाला कोण बना रही है अपने पास में, ठीक है, ये वाला कोण बना रही है। फिर नेक्स्ट ये जो आपके पास में CD है ना जीवा, ये कौन सा कोण बना रही है? ये वाला कोण बना रही है अपने पास में इस पे। तो कह रहा है कि वृत्त के बराबर जीवाएं, बराबर है मतलब कि आपके पास में इनकी जो लंबाई है AB और CD जो है वो भी बराबर है। बराबर कोण अंतरित करती है मतलब कि ये जो दोनों कोण है ये आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ये मान लो कोण 1 है और ये मान लो कोण 2 है, तो सिद्ध करना है में आप लिखेंगे कोण 1 बराबर जो है क्या हो जाएगा? कोण 2। उपपत्ति। अब इस बात को जो है हम कैसे सिद्ध करेंगे जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो हमें जो है 2 त्रिभुज दिखने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा त्रिभुज AOB है ना, तो आप यहाँ पे बोलोगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज अपने पास में एक और है, कौन सा? AOB हो गया, COD, ठीक है, COD, इधर वाला इधर वाला। फिर इन दोनों त्रिभुज में आप सबसे पहली बात क्या बोलोगे अपने पास में कि ये जो AO है और ये जो OC है ये आपस में बराबर होगा। इसका कारण है OA जो है त्रिज्या है और OC भी अपने पास में क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं तो बराबर होती है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि AO जो है वो बराबर अपने पास में किसके? CO के, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में? त्रिज्याएं, ठीक है, ये जो है आपके पास में क्या है? त्रिज्याएं हो जाती हैं। फिर दूसरी बात अपने पास में देखना कि ये जो आपके पास में OB है और ये जो आपके पास में OD है ये दोनों भी बराबर हैं। इनका कारण अपने पास में क्या हो जाता है कि ये जो है आपके पास में ये भी त्रिज्याएं हैं। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा मैं आपको ये B जो है अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, ये B हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास में D हो जाएगा। तो AO हम फिर क्या बोलेंगे? OB बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? OD, OB बराबर आ जाएगा OD, और इसका कारण जो अपने पास में बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना कि ये जो AB है अपने पास में और ये जो CD है ये दोनों बराबर है। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन हमें प्रमेय में दिया हुआ है कि बराबर जीवाएं हैं, तो AB और CD आपके पास में बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि AB जो है अपने पास में बराबर है CD के, और इसका कारण क्या है? दिया है, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। अब इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हो कि 3 भुजाओं जो हैं आपस में बराबर हैं, अतः हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज COD के। कौन सी सर्वांग समता कसौटी से हो जाएगा अपने पास में? 3 भुजाएं हैं SSS, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता कसौटी से हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे SSS नियम से ये दोनों जो अपने पास में सर्वांग सम हो जाएंगे। ये हो गई पहली बात। पर हमें तो सिद्ध करना था कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स कि AOB में O मध्य में है और COD में O मध्य में है। तो त्रिभुज AOB में जो O पर कोण होगा, AOB में जो O पर कोण होगा यानी कि कोण 1, वो त्रिभुज COD के O पर जो कोण स्थित है ना उसके बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर अपने पास में कोण 2 के। इसका कारण आपके पास में क्या हो जाएगा? CPCT, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, हमने कर दिया। तो फाइनल अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रमेय 10.2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, ठीक है, तो मान लो अपने पास में ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसकी 2 जीवाएं हैं, क्या क्या? AB है, और अगली जो जीवा है अपने पास में क्या है? CD है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अब ये केंद्र पे कोई कोण अंतरित करेगी तो कौन सा करेगी? मान लो एक तो अपने पास में ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये अपने पास में कोण 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है? कोण 2 है। द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण बराबर हो। इस बार हमें कह रहा है कि कोण बराबर है तो वे जीवाएं जो हैं बराबर होती है, तो उनकी जीवाओं की जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी। पिछले वाले में क्या था कि जीवाओं की लंबाई बराबर है तो बराबर कोण अंतरित करेगी। अब इसका उल्टा है, विलोम है, कि अगर कोण बराबर है, ठीक है, अगर कोण बराबर है तो अपने पास में जीवाओं की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बस इतनी सी बात जो है आपके पास में रहने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है। आई होप समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या है? प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 2 है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है अपने पास में, जरा यहाँ समझना।
स्टूडेंट्स अपन ये समझें उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। अपने पास में क्या होता है, सर्वांग समवृत्तों के बारे में हमें समझना रहेगा कि उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में जो है दो वृत्त हैं, इसकी जो अपने पास में त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर है, और हमारे पास में एग्जैक्टली एक और वृत्त है, ठीक है, एक और वृत्त है, और उसकी जो अपने पास में त्रिज्या है ना वो आपके पास में कितनी है, उसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली सेम है अपने पास में, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं इन दोनों वृत्त को क्या कहूंगा कि ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का अर्थ ये हो जाता है बेसिक भाषा में, अगर अपन बोले सिंपल भाषा में, कि अगर मैं इस वाले वृत्त को उठा के इस वाले वृत्त पे रखूंगा तो ये दोनों जो है एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये कैसे वृत्त है, सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम वृत्त होने के लिए अपने पास में पता लगाने के लिए अपने पास में एक ही तरीका है, वो है सिंपल सा है कि अगर किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो ओवरऑल जो वृत्त आएंगे वो बराबर आएंगे। तो सर्वांग सम वृत्तों की हम क्या कह सकते हैं कि त्रिज्याएं बराबर हैं, या उल्टा बोलो, अगर किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये बात हो गई अपने पास में। अब ऐसा ही कुछ अपने पास में प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। यहां देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं जो हैं वो बराबर होंगी अपने पास में। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आराम से इत्मीनान से देखिएगा अपने पास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भाषा लिख देता हूँ। माना अपने पास में दो वृत्त हैं जिनका केंद्र जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, O1 तथा अपने पास में क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो ये भाषा अपन को लिखनी रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में है, और ये दोनों सर्वांग सम है यानी कि इनकी त्रिज्याएं बराबर होने वाली है। यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, इसमें मान लीजिए आपके पास में जो जीवा है वो क्या हो जाती है अपने पास में AB, और इसमें जो अपने पास में जीवा है वो क्या हो जाती है मान लीजिए अपने पास में CD। ये जो AB है इसके ऊपर एक कोण अंतरित कर रही है, इसके केंद्र पे मान लीजिए कोण 1 है, और ये जो CD है ये इस वृत्त में कोण अंतरित कर रही है, मान लीजिए अपने पास में क्या है, कोण 2 है। तो हमारे पास में यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्योंकि केंद्रों पे बराबर कोण अंतरित करती है तो दिया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं अगली बात पे। अगली बात ये है हमें सिद्ध क्या करना रहेगा, ये सब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या करना है जरा उस बात को देखो। तो सिद्ध करें कि जीवाएं जो है बराबर होती हैं, ये जो दोनों जीवाएं जो है ना ये बराबर है, हमें तो ये सिद्ध करना है, यानी कि AB जो है वो बराबर है CD के। कैसे करें, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे आपके पास में वृत्त हो जाएंगे, उनकी बात कर रहा है ये। कोण 1 कोण 2 बराबर है, AB और CD को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे, उपपत्ति जो है वो कैसे करेंगे, जरा यहाँ देखना। आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज AOB, तो आप यहाँ पे बोलोगे त्रिभुज AOB, तथा एक और जो है आपको यहाँ पे त्रिभुज दिखेगा COD, त्रिभुज COD में पहली चीज देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे AO1 और CO2 जो है अपने पास में बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण आपके पास में क्या है, इसका कारण ये है कि ये कैसे त्रिभुज है अपने पास में, सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुज है यानी कि इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, तो AO1 और यहाँ पे CO2 क्या है, दोनों की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं तो बराबर है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि त्रिज्याएं बराबर है, ठीक है, त्रिज्याएं बराबर है, ये बात अपने पास में हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपने पास में देखना एक और चीज कि ये जो BO1 है और ये जो DO2 है ये भी आपके पास में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नाम यहाँ पे CO2D हो गया और AO1 भी हो गया। तो आप यहाँ पे बोलोगे BO1 बराबर है अपने पास में किसके, DO2 के। इसका भी कारण क्या है, त्रिज्याएं जो है अपने पास में बराबर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आप देखना कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, ये आप लिख लोगे। इसका कारण क्या अपने पास में, इसका कारण है हमारे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें जो है चीज दी हुई है कि ये दोनों कोण जो है बराबर है, तो आप यहाँ पे इसका कारण लिख दोगे दिया है। फिर नेक्स्ट देखना, अतः आप यहाँ पे क्या कह सकते हो अपने पास में, अतः त्रिभुज AO1B बराबर अपने पास में जो है क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CO2D के। ये दोनों सर्वांग सम है, किसका प्रयोग करके, देखो भुजा भुजा, कोण कोण, भुजा भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता कसौटी से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं
कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जैसे ही सर्वांग सम हुए हम CPCT से यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो तो उससे काफ़ी कुछ कह सकते हैं। उससे हम बोलेंगे कि ये जो AB है और ये जो अपने पास में CD है ये बराबर है। तो आप यहाँ बोलेंगे देयरफॉर AB जो है वो बराबर आ जाएगा किसके अपने पास में CD के। और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पे बराबर कोण अंतरित कर रही है, बराबर कोण अंतरित कर रही है तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो जीवाओं की जो लंबाई है AB बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा CD क्या आ जाएगा। इस तरह से अपन जो यहाँ पे सिद्ध करेंगे। बस ऊपर जरूर लिख लेना, माना दो सर्वांग सम व्रत हैं जिनका केंद्र O1 तथा O2 है, उन पे स्थित जीवाएं AB तथा CD हैं। इस तरह से लिख देना, सिद्ध करना है लिखना, उपपत्ति कर देना, आपका आंसर पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं प्रमेय 10.3 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, एक ही अपने पास में वृत्त हो गया, इस वृत्त का आपके पास में क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसके ऊपर मान लीजिए अपने पास में एक जीवा है AB। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, केंद्र से हमने क्या करा, इस जीवा के ऊपर जो है एक लंब डाला। मान लीजिए ये जो है जीवा पर कहाँ पे मिलता है, बिंदु M पे मिलता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जिस जीवा पर डल रहा है ना उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि ये जो AM है और ये जो आपके पास में MB है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास में बात है, बस इतनी सी प्रमेय है। अब प्रमेय 10.4 देखो क्या लिखा है। एक वृत्त के केंद्र से, तो अगेन अपने पास में मान लीजिए एक क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, उसका केंद्र O है। इसके ऊपर आपके पास में एक जीवा क्या है, आपके पास में AB हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी सी बनाते हैं अपन, हाँ ये ठीक है, ये हो गया। क्या लिखा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। तो मैंने इस तरह से ही रेखा खींची है, ये मान लो बिंदु N पे मिल रही है कि AN बराबर NB है। ठीक है, ये समद्विभाजित कर रही है, खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, तो ये जो आपके पास में है ना ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो एक दूसरे के विलोम प्रमेय है ये। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि केंद्र से लंब डालोगे जीवा पे तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, और हम यहाँ कह रहे हैं कि केंद्र से अगर समद्विभाजित करने के लिए आपने एक रेखाखंड खींचा है तो वो जो है उसके ऊपर लंब भी रहेगा जीवा के ऊपर। ये अपने पास में बात रहती है। ठीक है, एक दूसरे के विलोम है और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। आगे आते हैं अपन प्रमेय 10.5 पे। वो क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये अपन समझें उससे पहले मैं आपको जो है छोटी सी बात याद दिला देना चाहता हूँ। वो बातें अपने पास में क्या क्या हैं। एक तो ये हो जाता है पहला कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह से दिए हुए हो, मान लो बिंदु P है, Q है और R है, तो ये तीनों बिंदु आपको क्या दिख रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित दिख रहे हैं। तो ये बिंदु अपने पास में क्या कहलाएंगे, सरेखी कहलाएंगे, जो कि एक ही रेखा पर स्थित है। लेकिन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, असरेखी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखो A, B और C है, तो ये तीनों जो है आपके पास में एक सीधी रेखा पर स्थित है क्या, एक सीधी रेखा पे नहीं। अगर आप AB को जोड़ने के लिए कोशिश करोगे तो वो C रह जाएगा, और अगर आप BC को जोड़ने की कोशिश करोगे तो A बाहर आ जाएगा, रेखा पर नहीं आएगा, और अगर आप AC को जोड़ने की कोशिश करोगे तो B बाहर रह जाएगा। तो ये अपने पास में दिक्कत आती है। ठीक है, तब सरेखी नहीं है, तो ये कैसे हैं, असरेखी अपने पास में है। तो इन असरेखियों के लिए अपने पास में एक बात कही हुई है। क्या कही हुई है जरा यहाँ देखो, तीन दिए हुए असरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है अपने पास में। तीन अगर आपको बिंदु दिए हुए हो ना, तो तीन बिंदु दिए हुए असरेखी अपने पास में, तो उनसे होकर जाने वाला केवल और केवल एक ही अपने पास में जो है व्रत होता है। और वो व्रत कैसे है जरा यहाँ देखो, मैंने आपके लिए तैयार करके रख रखा है। एक ही व्रत होगा जो कि तीन असरेखी बिंदुओं से जो है उकड़ जाएगा, इससे ज्यादा व्रत अपने पास में नहीं होते। अब ये तो मैंने सीधी बात कर दी तीन बिंदुओं की। अगर हमारे पास में एक बिंदु दिया हुआ हो, दो बिंदु दिया हो, तो हम उस केस में क्या कहते हैं, उस केस में भी जरा आप यहाँ पे समझ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए अपने पास में क्या लिखा है। मान लीजिए आपके पास में एक बिंदु एक ही दिया हुआ है। अब आपसे पूछेंगे इस बिंदु से कितने व्रत अपने पास में जा सकते हैं, तो एक, फिर ये चला जाएगा अपने पास में दो, फिर ये चला जाएगा अपने पास में तीन, फिर ये चला जाएगा अपने पास में चार, फिर एक और चला जाएगा अपने पास में पाँच। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे व्रत बनाते जाएंगे। तो एक बिंदु से कितने व्रत जा सकते हैं, अनगिनत अपने पास में व्रत जो है वो जा सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास में दो बिंदु दिए हुए हो,
उन दो बिंदु से होकर जो है कितने वृत्त जो है गुजर सकते हैं। तो ज़रा यहाँ देखना, पहला अपने पास में बिंदु हो जाए वृत्त हो जाएगा, फिर दूसरा बिंदु जो है आपके पास में मतलब दूसरा वृत्त ये हो जाएगा, फिर अपने पास में एक और वृत्त जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर एक और वृत्त अपने पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक और वृत्त अपने पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त हम बना सकते हैं, ये प्रोसेस अपने पास में चलता जाएगा। तो आप बोलोगे अनंत वृत्त अपन बना सकते किन्हीं दो बिंदुओं से दिए हुए, एक बिंदु से भी अनंत, दो बिंदु से भी अनंत। लेकिन अगर तीन असरेखी बिंदु दिए हुए हो तो कितने वृत्त बन सकते हैं, केवल और केवल एक, इससे ज़्यादा अपने पास में नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है, तो ये लीजिए तैयार है आपके सामने वृत्त। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। इस प्रश्नावली 10.3 से जस्ट पहले एक उदाहरण भी दिया हुआ है आपके पास में, उसके अंदर भी वो क्वेश्चन और वो उदाहरण और ये वाला क्वेश्चन आपके पास में सेम से ही है, लगभग सेम से ही है और कुछ खास नहीं है। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। इस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक रचना देनी रहेगी कि कैसे ज्ञात करोगे। बस आपको ये दे दिया, अब इसका केंद्र बताओ, केंद्र कैसे आएगा। तो आप लिखोगे माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा AB और CD जो है उसकी हम क्या कर रहे हैं, दो जीवाएं लेंगे। बिना जीवाओं के जो है हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो मान लीजिए पहली जीवा है आपके पास में ये AB है और दूसरी जो जीवा है आपके पास में मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, CD है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इन जीवाओं की लंबाई बराबर हो, छोटी हो, मोटी हो, कैसी भी हो सकती है, बस हमें दो जीवाएं चाहिए। अब दो जीवाएं हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब ये तो केंद्र तो हमें पता लगाना है ना, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिया है ना। और यहाँ पे है जिसका केंद्र O है, मतलब ये आगे जाके हम जो मान रहे हैं ना उसका केंद्र O होगा, शुरुआत में नहीं लेंगे, हमें तो पता लगाना है ना इसका केंद्र कहाँ है। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास में वृत्त दिया हुआ था, ये अपने पास में क्या आ चुके हैं, जीवाएं आ चुकी है। अब मेन काम, ये जो जीवाएं हैं ना इनका आप क्या करिए, लंब समद्विभाजक बनाइए। ठीक है, इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक बनाओ। कैसे बनाओगे, हम यहाँ पे प्रकार का और पेंसिल का प्रयोग करेंगे। प्रकार को जो है यहाँ पे बिंदु A पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक चाप काटेंगे। फिर उतना ही प्रकार हम जो है खोल के रखेंगे, A पे हमने रख रखा है और नीचे एक चाप काटेंगे। उतना ही प्रकार खोल के B पे रखना और साइज़ चेंज मत करना, यहाँ पे कट करना और नीचे कट करना। तो इस तरह से जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, ये AB का जो है लंब समद्विभाजक आ जाएगा। 90 डिग्री तो है ही, साथ में ये इसका मध्य बिंदु भी है। ये तो हो गई पहली बात। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ये कि ये जो CD है ना आपके पास में, इसका भी आप क्या बनाओगे, लंब समद्विभाजक बनाओगे, वही प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करके। मान लो अपन ने प्रकार जो है बिंदु C पे रखा, आधे से ज़्यादा खोला, यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पे जो है चाप कट करी, नीचे कट करेंगे। फिर हमने बिंदु D पे रखा, उतना ही खोल के रखेंगे, यहाँ पे चाप कट करी, यहाँ पे चाप कट करी। अब इस तरह से आपके पास में ये दिख रहा होगा, ये दोनों को जोड़ दो। तो ये जो दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, उस वृत्त का केंद्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये बात रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में रचना रहती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस प्रश्नावली 10.3 से जस्ट पहले एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उसमें जो है आपको क्या दिया हुए हैं, आपको एक इस तरह से जो है चाप दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस चाप के ऊपर जो है एट द एंड तो जीवाएं बना सकते हैं ना, दो जीवाएं इस तरह से बना लेंगे। फिर इसका भी हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे, और इसका भी हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे। केंद्र मिल जाएगा, फिर आप क्या करना, सर्कल को पूरा कर लेना, वो अपने पास में रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट और कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बातें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या है, प्रमेय 10.6 है। प्रमेय 10.6 जो है उसमें क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मान लो अपने पास में एक वृत्त है, इसका केंद्र अपने पास में O है और बराबर जीवाएं मतलब लंबाई में जो है जीवाएं बराबर है। तो मान लीजिए एक तो अपने पास में ये जीवा है, ये मान लो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, और एक जीवा आपके पास में ये है और ये भी कितनी लंबाई की है आपके पास में, 3 सेंटीमीटर की। दोनों जीवाएं जो है 3 सेंटीमीटर अपने पास में लंबी है। तो इन दोनों बराबर जीवाओं की जो केंद्र से दूरी होगी ना अपने पास में, वो बराबर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, केंद्र से दूरी अपने पास में ये है और यहाँ पे केंद्र से दूरी अपने पास में ये है। ये OM मान लो
और ये ओ एन मान लो, तो यहाँ पे ओ एम बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा ओ एन। ये कब होगा इसके भी बारे में अपन यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ पे कहोगे अगर, और इसका नामकरण भी कर लो, आपको ध्यान रहे ये ए बी है, ये अपने पास में सी डी है, तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में ए बी बराबर सी डी है, मतलब जीवाएं बराबर हैं, तो उन जीवाओं की केंद्र से जो दूरी है वो बराबर होगी। और जब भी हम दूरी लेते हैं किसी बिंदु की किसी रेखाखंड से, तो हमेशा लंब दूरी लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लंब लिया है अपन ने, है ना, ताकि लंब दूरी अपन ले सकें। तो ओ एम बराबर ओ एन अपने पास में हो जाएगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, प्रमेय 10.7, एक वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए वृत्त है, उसका केंद्र अपने पास में ये है, समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। समदूरस्थ जीवाएं मतलब केंद्र से बराबर बराबर दूरी पे स्थित है। मान लीजिए अपने पास में एक जीवा है जो कि केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और एक और जीवा है जो कि केंद्र से जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में ये जो जीवाएं होंगी ना आपके पास में, ये क्या हो जाएंगी, बराबर दूरी पे स्थित हो जाएंगी। मतलब पिछले वाली प्रमेय की जस्ट उल्टी है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है अपने पास में। तो यहाँ पे आप बोलोगे अगर हमारे पास में जीवा की जो केंद्र से दूरी है यानी कि ओ एम, अगर ओ एम बराबर ओ एन है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि अपने पास में ये जो जीवाओं की लंबाई है वो बराबर है, यानी कि ए बी जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। एक दूसरे की बस विलोम प्रमेय है और कुछ खास नहीं। यहाँ कह रहा है कि अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है तो केंद्र से दूरी बराबर होगी, यहाँ कह रहा है कि अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। इतनी बात अपने पास में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना रहेगा कि वे जीवाएं जो है बराबर है। पर एक बार में क्वेश्चन की एक भाषा पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे में एक बार अपन डायग्राम के थ्रू फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, तो ये मान लो अपन ने क्या करा है, एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र अपन क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये बातें अपन ने कर ली। फिर इसकी जीवाएं जो है अपन ने क्या क्या मान ली, ए बी और सी डी जो अपन ने जीवाएं मान ली। तो ये आपके पास में हो जाएगा ए बी, और नेक्स्ट अपने पास में ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से, अब ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, बिंदु ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, इस प्रतिच्छेद बिंदु से जो व्यास जा रहा है, तो व्यास अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती है। तो ये जो अपने पास में जीवाएं है ना, इस व्यास से समान कोण बनाती है, यानी कि ये जो कोण 1 है और ये जो कोण 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास में दिया है में शामिल है। तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं जो है बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवा ए बी है और ये जो जीवा सी डी है, इनकी लंबाई जो अपने पास में क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। अब इस बात को अपन कैसे करेंगे जरा यहाँ पे समझना। ठीक है, हमारा प्लान क्या है, प्लान अपने पास में ऐसा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लंब डाल रहा हूँ इस पे। ठीक है, ये जो केंद्र है ओ, इससे मैंने जीवा ए बी जो इस पे एक लंब डाला, मान लो अपने पास में ये बिंदु एम हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक लंब यहाँ पे डालूंगा अपने पास में, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। तो ये हमने क्या करी है, रचना करी है। तो रचना हमने क्या करी है, ओ एम लंब है ए बी पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एम जो है अपने पास में लंब है ए बी पे, तथा ओ एन जो है वो अपने पास में क्या है, लंब है सी डी पे। ओ एम जो है लंब है सी डी पे। ये बात अपने पास में हो चुकी है। आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा अपने पास में ओ ई एन और ओ ई एम, या फिर आप इसको त्रिभुज का नाम जो है किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, त्रिभुज ओ एन ई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ एन ई तथा त्रिभुज अपने पास में ओ एम ई में हम क्या क्या कह सकते हैं। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि कोण 1 जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, कोण 2 के। पहली बात तो ये हो गई, कोण 1 बराबर है अपने पास में कोण 2 के। इसका कारण क्या हो जाएगा, आपके पास में दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये दोनों कोण जो आपके पास में ये व्यास है, ये बराबर कोण बनाता है किससे, इन जीवाओं से। ये हो गया। फिर दूसरा हमने अभी अभी रचना करके बनाया है कि यहाँ पे ये वाला जो अपने पास में कोण है 90 डिग्री का हो जाएगा। मान लो ये कोण 3 है, और यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा अपने पास में, 90 डिग्री हो जाएगा, कोण 4। तो कोण 3 जो है आपके पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। दोनों जो है अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरी बात अपने पास में ये देखो
कि OE जो है वो दोनों के दोनों त्रिभुज में अपने पास में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि OE जो है अपने पास में बराबर है किसके, OE के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, ये अपने पास में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब जैसे हमने ये तीन बातें कही इन दो त्रिभुज में, तो हम यहाँ पे किससे बोलेंगे, AAS, यानी कि कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ONE सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज OME के, किससे, AAS सर्वांग समता कसौटी से। अब जैसे हमने ये त्रिभुज को सर्वांग सम बोला, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ON जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, OM के बराबर हो जाएगा। इसका कारण अपने पास में क्या है, CPCT, कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो है अपने पास में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब जरा गौर से देखना कि ON और OM अपने पास में आखिर है क्या। ये है ON क्या है, केंद्र से ये जो आपके पास में जीवा CD है इसकी दूरी, और ये जो अपने पास में OM है ये क्या है, केंद्र से ये जो आपके पास में जीवा है AB इसकी दूरी है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि केंद्र से दोनों जीवाओं की जो दूरी है वो अपने पास में क्या है, बराबर है। फिर हमने जो है एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय हमने इस तरह से पढ़ी थी, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। तो जैसे आपके पास में समदूरस्थ जीवाएं प्राप्त हो गई, तो आते हैं आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जीवाएं जो है आपस में वो लंबाई में समान होंगी, यानी कि AB और CD जो है आपके पास में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। AB बराबर है किसके, CD के, और यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे आप जो है प्रमेय लिख देंगे जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में ये जो उदाहरण नंबर 2 है हल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, प्रश्नावली 10.4 के। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने पास में ये एक त्रिज्या है जिसका, ये एक वृत्त है बड़ा वाला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कैपिटल R से शो करेंगे, और एक अपने पास में ये छोटा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों आपको दिख ही रहे। मान लो इसका केंद्र जो है अपने पास में वो क्या हो जाता है, इसका केंद्र अपने पास में O1 हो जाएगा, और इस वाले का जो केंद्र है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लो ये यहाँ पे कर रहा है और ये यहाँ पे कर रहा है, तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के जो केंद्र के बीच की दूरी है ना आपके पास में वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ कि O1 O2 के बीच की जो दूरी है आपके पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा जो है हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा कौन है, ये वाली है AB। ये जीवा AB जो है जीवा इस बड़े वाले वृत्त के लिए भी है और इस छोटे वाले वृत्त के लिए भी हो जाएगा। इसकी लंबाई अपन को चाहिए होगी। अब कैसे करें जरा यहाँ पे देखो, प्लान अपने पास में ऐसा है, आप इस बात को देखो कि अगर मैं ये वाला जो केंद्र है अपने पास में O1, इस O1 से इस जीवा AB के ऊपर एक लंब डालता तो अपने पास में वो क्या हो जाता है, उसको समद्विभाजित करता है। हमने इस बारे में पढ़ा है कि केंद्र से डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। या हमने इसका उल्टा भी पढ़ा है कि केंद्र से इस तरह से रेखाखंड खींचा जो कि जीवा को समद्विभाजित करता है तो वो उस पर लंब होता है। हमने ये बात पढ़ी है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अगर मैं इसके ऊपर लंब डाल रहा हूँ तो वो क्या करेगा, उसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो M जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अपने पास में O2 से अगर मैं लंब डालूंगा तो वो भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो O2 से जो लंब डालेंगे वो कहाँ पे मिलेगा, इस AB को, वो भी M पे मिलेगा ना, क्योंकि M तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को बदलेगा तो है नहीं। तो ये अपने पास में इस तरह से मध्य बिंदु M अपन को प्राप्त हो चुका है। मतलब बेसिकली हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो डायग्राम आपके पास में बन रहा है ना वो लंब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास में हो चुका है, मेन ये चीज़ थी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, हमें तो क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और M मध्य बिंदु है तो ये AM और M भी बराबर हो चुका है। अगर AM मिल जाएगा तो हमें M भी तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो इस AM को हम क्या करते हैं, छोटा y मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, ये जो है आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो ओवरऑल O1 O2 है ना अपने पास में, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसमें मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि ये जो MO2 है ना इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है।
इस छोटे को x मान लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को x मान लेंगे, तो ये जो बाकी बचा हुआ ये देखो टोटल था 4, ये है x, तो बाकी जो बचा अपने पास में वो क्या हो जाएगा 4 माइनस x, ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये है। और एक और त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, वो ये वाला हो जाएगा। a और 2 के बीच की दूरी अपने पास में कितनी है 3 हो जाती है। अब ये जो हमने डिस्कशन किया है इसका हम जो है आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखो अपने पास में है त्रिभुज AMO1, तो आप यहाँ पे बोलोगे त्रिभुज AMO1 में हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री के सामने कौन है अपने पास में, ये O1 है, तो ये हो जाएगा O1A का वर्ग बराबर अपने पास में लंब क्या है ये AM, प्लस आधार अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में ये O1M। ठीक है, किसके थ्रू हम ये कह सकते हैं, या बोलोगे अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप ये कह सकते हो। O1A का लंबाई अपने पास में कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 5 का वर्ग। AM अपने पास में कितना है, AM है आपके पास में y, तो यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग। O1M अपने पास में कितना है 4 माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस x का वर्ग। अब इनको सॉल्व कर लो अपने पास में, और क्या, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x। ठीक है, इस 16 को इधर ले जाओ, तो 25 में से 16 गए तो कितना बचेगा 9, बराबर है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x के, ये अपने पास में क्या हो जाता है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास में एक और त्रिभुज है ये वाला AMO2, तो आप क्या बोलोगे त्रिभुज AMO2 में हम क्या कहेंगे कि AO2 का जो वर्ग है आपके पास में वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, लंब क्या है आपके पास में AM, ठीक है, प्लस आधार अपने पास में क्या हो जाएगा MO2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे MO2 का वर्ग। AO2 अपने पास में कितना है, AO2 आपके पास में है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 3 का वर्ग। AM अपने पास में कितना है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y का वर्ग। MO2 अपने पास में कितना है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वर्ग। इधर देखो 3 का वर्ग जो है आपके पास में क्या हो जाएगा 9, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है अपने पास में वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या है अपने पास में 2 हो जाता है। समीकरण नंबर 2 से जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम कहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो आप क्या बोलोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 9, फिर अपने पास में क्या है माइनस का 8x। ठीक है, ये 9 से 9 कटा तो इधर आपके पास में क्या आ जाएगा 0 बराबर माइनस का 8x, यानी कि सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में 0। अब x का वैल्यू आप क्या करो समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो आप यहाँ पे बोलोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अपने पास में आ जाएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आपके पास में वर्गमूल लेंगे 9 का, उधर y का वर्ग था तो उधर जाएगा तो वर्गमूल, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो y बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए AB का लंबाई। अब हमें पता है कि M मध्य बिंदु है तो AM और MB बराबर है, AM 3 है तो आपके पास में ओवरऑल AB जो है वो कितना हो जाएगा AM का दुगना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे अब AB जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा AM का दुगना, 2 × 3 जो कि बराबर है अपने पास में इसके 6 सेंटीमीटर के, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा AB का लंबाई आ जाएगा। और हमें यही चाहिए था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई चाहिए थी, हमने यहाँ पे जो है प्राप्त कर ली है। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में है प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नावली 10.4 का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अपने पास में, ये वाला भी अच्छा है। आप ये समझिए कि इस वाले चैप्टर में प्रश्नावली 10.4 और 10.5 अपने पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। 10.4 में अपने पास में ये 2-3 प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रश्न 5 अपने पास में क्या लिखा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो इसकी जो अपने पास में त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, रश्मा एक गेंद को सलमा के पास, ठीक है, रेशमा जो है गेंद को वो किसके पास भेजती है सलमा के पास भेजती है, और सलमा जो है किसके पास भेजती है अपने पास से मनदीप के पास भेजती है। ठीक है, मनदीप के पास से तथा मनदीप जो है रेशमा के पास अपने पास में वापस जो है बॉल फेंक देती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच तथा
सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी कितनी है, 6 मीटर है। ये जो दूरी अपने पास में कितनी है, 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी जो है वो निकालनी है, रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी निकालनी है। और वो कहाँ पर बैठे हैं अपने पास में, वो इस वृत्त के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास में केंद्र हो जाएगा, ये आपके पास में क्या है, रेशमा है, ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, सलमा है, ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, मनदीप हो जाएंगी। आर से रेशमा, एस से सलमा, एम से मनदीप। तो ये दूरी हमारे पास में 6 है, ये दूरी अपने हमारे पास में 6 है। हमें जो है ये वाली दूरी जो है ये पता करनी रहेगी। ठीक है, रेशमा और मनदीप के बीच वाली दूरी जो है पता करनी है। कैसे करें, आप ज़रा यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, OS को जोड़ देंगे। तो ये हमने OS को जोड़ा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो अपने पास में OR को जोड़ेंगे। तो ये अपन ने क्या करा, OR को जोड़ दिया। अब यहाँ पे अपने एक बात समझना, एक बात ये है अपने पास में कि ये जो केंद्र है O है, इस केंद्र O से हम क्या करेंगे, ये आपके पास में RM क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। इस पे अगर हम जो है लंब डालेंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। RM का मध्य बिंदु अपने पास में क्या हो जाएगा, मान लो अपने पास में क्या है, P है। ठीक है, ये बात हो गई। RO आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और हमें तो क्या पता लगाना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पता लगानी है। क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से डाला गया लंब जो है वो क्या करता है, इसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब 2 बराबर हिस्सों में डालेगा। तो ये जो RP जो अपने पास में दूरी है और ये जो PM दूरी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर RP मिल गई तो हमारे पास में ये जो दूरी PM है ये भी हमें मिल जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ज़रा यहाँ समझना कि आप एक और लंब हम यहाँ पे डालेंगे इस O से RS पे। ठीक है, ये अपन ने डाला। मान लीजिए ये अपने पास में जो है किस पे जा रहा है, बिंदु M जो है अपन को उस पर प्राप्त हो रहा है। R और S के बीच की दूरी कितनी है अपने पास में, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो ये वाला जो दूरी आपके पास में आ जाएगा 6। फिर सलमा और मनदीप के बीच की दूरी अपने पास में कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ये हमें जानकारी है इस बारे में। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पे जो अपन कुछ कुछ बातें कहने वाले हैं। बातें हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल वो बराबर होगा अपने पास में किसके, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार जो है अगर हम ये वाला लेते हैं OS, ठीक है, तो आपके पास में जो ऊंचाई है वो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊंचाई जो है अपने पास में ये रहेगी RP, ये अपन लिख लेंगे। फिर अब जरा यहाँ पे और देखना कि ROS का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने पास में क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार अगर हम ले रहे हैं RS तो ऊंचाई अपने पास में क्या हो जाएगा, OM। तो यहाँ पे आ जाएगा OM बराबर अपने पास में क्या चल रहा था, 1/2 गुणा OS गुणा अपने पास में क्या हो जाएगा, RP। अब जरा स्टूडेंट्स देखना, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। RS का वैल्यू जो है हमें पता है, OS का वैल्यू हमें पता है क्या, OS का वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये अपने पास में त्रिज्या है। अब देखो RP का वैल्यू जो है वो तो हमें निकालना है। ये जो OM है इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाए ना तो हम यहाँ पे RP का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। लेकिन OM के बारे में हमारे पास में जानकारी नहीं है। ठीक है, अब इस OM की जानकारी को अपन कैसे निकालें, तो ज़रा यहाँ देखना, उसके लिए अपने पास में कुछ और चीज़ें हैं। कैसे करेंगे यहाँ समझना। आप यहाँ पे समझो कि अपने पास में एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, कौन सा वाला, OMR। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा आपके पास में M और ये वाला आपके पास में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण अपने पास में कितना चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। OM जो है अपने पास में वो तो हमें पता नहीं है। RO का वैल्यू आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स कि OM जो है अपने पास में क्या है, केंद्र से डाला गया लंब है किसके ऊपर, जीवा RS के ऊपर। तो जब हम लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। पूरी की पूरी जीवा कितनी है, 6 है। तो ये जो M मध्य बिंदु हो जाएगा तो RM आपके पास में कितना आ जाएगा, 3। तो ये RM हो जाएगा अपने पास में 3। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्या आप OM का मान निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। तो आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज ROM में हम बोलेंगे कि RO का जो वर्ग है आपके पास में वो बराबर है किसके, RM का वर्ग प्लस अपने पास में ये MO का वर्ग हो जाएगा। कारण आपको यहाँ पे लिखना रहेगा अपने पास में क्या, पाइथागोरस प्रमेय। RO का वैल्यू कितना है अपने पास में, 5, उसका वर्ग आ जाएगा। RM अपने पास में कितना है, 3, उसका वर्ग आ जाएगा। और MO का जो है वो तो हमें वैल्यू निकालना रहेगा। 5 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 25, 3 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 9, प्लस MO का वर्ग अपने पास में आ जाएगा
25 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 16 बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा MO का वर्ग। इस तरफ वर्ग है उस तरफ जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसे में 4 सेंटीमीटर जो है आपके पास में किसकी दूरी आ जाएगी MO की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब MO की दूरी अपन निकाल चुके हैं, अब हम इसका प्रयोग जो है यहाँ पे कर लेंगे। कैसे, ज़रा यहाँ पे देखना, MO का वैल्यू आप यहाँ पे रख देना तो देखो क्या हो जाएगा RS अपने पास में कितना है, RS अपने पास में 6 है, MO जो है वो कितना है आपके पास में 4 हो जाएगा, OS आपके पास में कितना है, OS अपने पास में त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5 है, और RP आपके पास में आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 बटे में अपने पास में आ जाएगा 5 जो कि किसके बराबर है RP के। 24 में 5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 4.8 मीटर आपके पास में जो है RP की लंबाई आ जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो कि RM है, और P जो अपने यहाँ से मध्य बिंदु हो गया था, तो RP का दुगना करोगे तो ही तो आपको RM मिलेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे अब अपने पास में RM जो है वो बराबर है किसके 2 गुणा RP के। अब RP जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा 4.8, 4.8 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 9.6 मीटर। तो इस तरह से हम रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालेंगे कितना 9.6 मीटर। इस तरह से आपके पास में जो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 अपने पास में हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 अपन करें उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देना चाहता हूँ, फिर अपन जो है प्रश्न 6 बड़े को ही आसानी से कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट अपने पास में कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अपने पास में, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ABC जो है उसका नाम हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अपने पास में खास बात ये होती है कि अगर इसमें जो आपके पास में ये मान लो एक लंब है जो कि किस पे जा रहा है, बिंदु D पे जो है BC पे मिल रहा है, तो इसका जो लंब है, इसकी जो माध्यिका है और इसका कोण समद्विभाजक सब कुछ अपने पास में क्या होगा, ये AD ही होगा। ये लंब भी है, ये इसका कोण समद्विभाजक भी है कोण A का, और ये जो है माध्यिका भी अपने पास में हो जाती है। ये बातें रहती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। क्या लिखा है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार, ठीक है, त्रिज्या हमें दी हुई है 20 मीटर है, तो R बराबर आप क्या लिख लोगे यहाँ पे 20, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर, परिसीमा मतलब इसकी जो बाउंड्री है ना उस पे बराबर दूरी पे बैठे हैं। तीनों जो है बराबर बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, किसी के बीच में ज्यादा कम दूरी नहीं है, बराबर दूरी पे। तो बराबर बराबर दूरी चाहिए तो कुछ इस तरह से ले लो, जरा यहाँ पे देखना अपने पास में। मान लो अंकुर जो है यहाँ पे बैठा है, सैयद जो है यहाँ पे बैठा है, और डेविड जो है यहाँ पे अपने पास में बैठा है। तो अंकुर और सैयद की बीच की दूरी ये हो जाएगी, सैयद और डेविड की बीच की दूरी ये हो जाएगी, और अंकुर और डेविड की बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो ये तीनों दूरियां जो हैं आपके पास में क्या हो जाती हैं, बराबर हैं अपने पास में। ठीक है, ये तीनों दूरियां अपने पास में क्या है, बराबर हैं, क्वेश्चन नहीं बोला। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है, खिलौना टेलीफोन है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो मतलब अंकुर और A से अंकुर, S से सैयद, D से डेविड अपने पास में हो चुका है। तो अंकुर और सैयद के बीच की दूरी अपने पास में ये वाली है AS, और इनके पास में टेलीफोन वाली डोरी है, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, और तीनों की दूरियां जो है अपने पास में क्या है, बराबर है। तो हमारे को क्या करना रहेगा, हमें ये जो दूरियां हैं ये पता लगानी है। अब आप यहाँ पे चीज़ समझना स्टूडेंट्स, एक चीज़ ऐसी है अपने पास में कि ऐसे देखो, ये मैंने उल्टा घुमा के देख लिया ताकि आपको समझने में जो है इजी रहेगा, और कोई खास कारण नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे ये मान लो अंकुर यहाँ पे था, सैयद यहाँ पे, डेविड यहाँ पे, और कुछ खास नहीं, बस इतना ही किया है मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में देखो, इसको हमें पता लगाना रहेगा। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो इस बिंदु A से, और चूंकि अपने पास में AS बराबर है, SD बराबर है, AD बराबर है, क्वेश्चन नहीं बताया बराबर दूरी है, तो ये कैसा त्रिभुज है आपके पास में, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज में अपन ने पढ़ा है क्या कि चाहे लंब डालो, ठीक है, तो जो लंब होगा वही आपके पास में क्या हो जाएगा, वही माध्यिका भी हो जाएगा। तो मान लीजिए इसकी माध्यिका जो है यहाँ पे मिलती है किस पे, बिंदु M पे। अब एक बात और ध्यान रखना, इसका केंद्र अपने पास में कहीं पे होगा, तो केंद्र मान लो यहाँ पे है। अब ये इसके ऊपर ही क्यों है, मैं इसको सिद्ध करता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि आप सिर्फ इतना देखो कि अपने पास में केंद्र O है, केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं जीवा पे तो वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो आपके पास में AM क्या है, AM वो है जो कि CD को समद्विभाजित कर रहा है ना।
और केंद्र से अगर कोई आपके पास में रेखाखंड जा रहा है जो कि समद्विभाजित कर रहा है तो वो उसके ऊपर लंब होता है। तो दोनों सिचुएशन को अगर कंबाइन करोगे तो आपको ये चीज प्राप्त हो रही है कि ये जो रेखाखंड आपको दिख रहा है AM, ये वो रेखाखंड है जो कि AD को SD को समद्विभाजित कर रहा है, और वो इस तरह से है कि वो केंद्र O से निकलेगा, तभी तो अपने वो केंद्र वाली बात सच बैठेगी, अदरवाइज कैसे बैठेगी। ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखो, आगे अपन क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो हम क्या मान लेते हैं, 2 गुना A मान लेते हैं, हमें वो पता लगानी है। तो मान लो अपने पास में ये 2 गुना A है, तो M जो है मध्य बिंदु है, तो ये आपके पास में जो दूरी है ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, छोटा a हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये देखो अपने पास में कि ये जो O से लेके M तक की दूरी है इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखना, A से O ये अपने पास में क्या है, O केंद्र है, A जो है वृत्त पे स्थित बिंदु है, तो उसके बीच की दूरी अपने पास में क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये आपके पास में जो है 20 मीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में बातें हो गई। एक बात और देख लो, इतनी सारी देखी है तो हम इस S और O को भी जोड़ सकते हैं। ये वाला जो कोण है अपने पास में ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब प्लान ये है कि यहाँ पे दो हमारे पास में समकोण त्रिभुज दिखेंगे, OMS और AMS, इनका प्रयोग करके हमें क्या करना रहेगा, A का वैल्यू निकालना रहेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो OMS में, तो आप बोलोगे त्रिभुज OMS में हम क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री ये है, तो OS जो है आपके पास में कर्ण हो जाएगा। मैं इस वाले को थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, यहाँ देखो OS कर्ण हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे OS का वर्ग बराबर अपने पास में लंब क्या है, यहाँ पे OM है, OM का वर्ग प्लस आधार अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SM, तो यहाँ पे आप लिखोगे SM का वर्ग। OS अपने पास में कितना है, वो अपने पास में देखो O केंद्र है, S अपने पास में वृत्त पे स्थित बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो ये दूरी आपके पास में क्या हो जाएगा, 20, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 का वर्ग। फिर नेक्स्ट OM जो है अपने पास में वो क्या है, x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। SM अपने पास में कितना है, a है, तो यहाँ आ जाएगा a। आगे वाला स्टेप देखो क्या हो जाएगा, 400 बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। इसको अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसका कारण जरूर लिखना, पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ त्रिभुज AMS में, AMS में हम क्या कह सकते हैं कि AS जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब अपने पास में क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, तो वो आपने लिख दिया। फिर आधार जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, SM हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे SM। नेक्स्ट देखो AS का वैल्यू अपने पास में कितना है, AS अपने पास में क्या है, ये 2a है अपने पास में AS। इसका कारण क्या है कि हमने अभी अभी माना था कि 2a अपन मान लेते हैं इस त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2a का वर्ग। नेक्स्ट AM अपने पास में ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना हिस्सा 20 है, इतना हिस्सा x है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 20 प्लस x, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 प्लस x पूरे का वर्ग। नेक्स्ट SM अपने पास में कितना है, a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a का वर्ग। 2a का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। 20 प्लस x का करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 400 प्लस x स्क्वायर प्लस 40x, और यहाँ पे आपके पास में a स्क्वायर तो है ही। इस a स्क्वायर को इस तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर है अपने पास में 400 प्लस x स्क्वायर प्लस 40x के। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या मैं a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, इस वाले समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 को ही अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे ये बताओ a स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। इस x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा अपने पास में, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये मान लो अपने पास में समीकरण नंबर 1, इसको मान लो, ठीक है, अपने काम ये आएगी। समीकरण नंबर 1 से a स्क्वायर का मान रखो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास में, 400 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है आपके पास में, 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा 40x। ये बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे अपने पास में कितना हो जाएगा, 3 को अगर 400 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1200। फिर 3 को अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 3x स्क्वायर बराबर है किसके, 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x। 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x। सब कुछ आप क्या करो, सीधे हाथ में ले आओ अपने पास में, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना।
इस तरफ हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर में 3x² जोड़ा तो क्या हो जाएगा 4x², फिर प्लस 40x तो आपके पास में हो ही जाएगा, 400 में से -1200 घटाओगे तो क्या आ जाएगा -800। इस पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। इसका कारण ये है कि हमारे पास में यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 40 है तो 4 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 800 है तो भी 4 से भाग हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे अपने पास में काफ़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x² में 4 का भाग लाओगे तो x², 40x में 4 का भाग लाओगे तो आ जाएगा 10x, और यहाँ पे भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 200, और बराबर 0 अपने पास में है। मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, पहले और आखिरी पद का गुणनफल आएगा -200x²। मध्य पद को कुछ इस तरह से जोड़ो कि इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़ों का गुणनफल है वो पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 20x - 10x प्लस का 10x आ रहा है, और इन दो टुकड़ों को अगर गुणा करोगे तो आपके पास में -200x² आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में x आ जाएगा, क्या बचेगा x + 20। फिर इन दोनों में से हम क्या करते हैं माइनस का 10 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास में x + 20, जो कि बराबर है आपके पास में किसके 0 के। अब इन दोनों में से जो है x + 20 अपने पास में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 20 ब्रैकेट में x - 10 जो कि बराबर है किसके 0 के। दो केस बनेंगे यहाँ पे कि भैया या तो एक बार जो है x + 20 जो है उसको बराबर 0 रख लो, और दूसरा केस बनेगा कि x - 10 जो है उसको बराबर 0 रख लो। यहाँ से x का मान जो है आपके पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान जो है ऋणात्मक आएगा, और x अपने पास में क्या है, x अपने पास में दूरी है, o से m के बीच की दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक होता है क्या, नहीं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा संभव नहीं है, ये चीज अपने पास में संभव नहीं है। ठीक है, तो x का मान अपने पास में 10 आ चुका है, मेन बात अपने पास में ये हो गई। आगे सॉल्व करते हैं। x का मान अपने पास में 10 आ गया, हमें तो क्या चाहिए a का मान चाहिए। अब a का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, x का मान जो है किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो आप यहाँ पे बोलोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने पास में आ जाएगा 400 - x²। x का वैल्यू कितना अपने पास में 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रखोगे 10 का वर्ग बराबर है a², 400 - 10 का वर्ग हो जाएगा 100 जो कि बराबर है किसके a² के। यहाँ आ जाएगा आपके पास में 300 बराबर है a² के। अब a² इधर वर्ग है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 300 बराबर a। 300 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 100 जो कि बराबर है अपने पास में किसके a के। 100 का वर्गमूल करोगे तो 10 बाहर आ जाएगा, √3 ऐसा कैसा रह जाएगा। तो a का वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। सब कुछ मीटर में चल रहा था। हमें तो क्या करना है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई चाहिए थी। डोरी की लंबाई अपने पास में क्या है, ये है 2a है, a नहीं है तो हमें 2 × a चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अतः है डोरी की लंबाई वो आपके पास में हो जाएगा 2 × a और 2 × 10√3 जो कि बराबर आ जाएगा किसके 20√3 मीटर के। ठीक है, तो ये अपने पास में डोरी की लंबाई आ जाएगी। तो ये फाइनल आंसर है आपके पास में, इस तरह से है। एक बार कंप्लीट लुक यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न 6 अपने पास में हो गया। अब नेक्स्ट अपन आते हैं प्रश्नावली 10.5 जो है उसकी जो प्रमेय है उनको अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर प्रश्नावली पाएंगे। क्या लिखा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह से जो है सिचुएशन दी हुई है। मैं डायग्राम्स बना देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे, फिर अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, एक चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण। तो यहाँ पे देखो इसमें अपने पास में चाप कौन सी है, ये BC जो है चाप है। ये BC जो है केंद्र पे एक कोण बना रही है। कौन सा वाला कोण बना रही है, देखो ये वाला केंद्र पे अंतरित कर रही कोण। ठीक है, एक चाप द्वारा अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग पे किसी बिंदु पे, तो वृत्त के शेष भाग पे बिंदु A है, उस पे जो है ये चाप कौन सा कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है। ठीक है, अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये मान लो कोण 1 है, ये मान लो कोण 2 है। तो कोण 1 जो है आपके पास में वो क्या है, दुगना है किसका, कोण 2 का। ये चीज़ है। एक और देखो यहाँ पे,
अपने पास में ये जो चाप है ये है BC, ये जो है केंद्र पे अपने पास में एक कोण अंतरित कर रही है। केंद्र पे कौन सा कोण अंतरित कर रही है? केंद्र पे ये वाला कोण बना रही है। और वृत्त के शेष भाग पे एक बिंदु है A, उसके ऊपर कौन सा कोण बना रही है? ये वाला बना रही है। ये मान लो कोण 1 है, ये मान लो कोण 2 है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में कि कोण 1 जो है वो अपने पास में क्या है? दुगना है किसका? कोण 2 का। एक और अपने पास में सिचुएशन देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह से है। इस बार आपके पास में जो चाप है वो कौन सी है? ये वाली है। और ये जो चाप है केंद्र पे कौन सा कोण अंतरित कर रही है? ये वाला कर रही है, मान लो कोण 1 है। और जो अपने पास में वृत्त के शेष भाग पे बिंदु A है, उस पे जो कोण अंतरित कर रही है वो कौन सा कर रही है? ये वाला कर रही है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? कोण 1 जो है वो किसके बराबर है? 2 गुणा कोण 2 के। ये बात अपने पास में रहती है। तो ये प्रमेय 10.8 आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, प्रमेय 10.9 पे आते हैं। क्या लिखा है? एक ही वृत्तखंड के कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो कि मान लीजिए आपके पास में ये जो है एक जीवा दी हुई है AB, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में जो है एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण जो अपने पास में क्या बन रहा है? ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो है आपके पास में क्या है? एक ही वृत्तखंड के हैं। एक ही वृत्तखंड का मतलब क्या होता है? देखो ये जीवा है, तो जीवा के ऊपर वाला हिस्सा जो है एक वृत्तखंड होता है और जीवा के नीचे वाला हिस्सा जो है आपके पास में एक अलग वृत्तखंड होता है। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड है और इसके ऊपर वाला जो है आपके पास में क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण जो है दोनों कैसे हैं? एक ही वृत्तखंड में स्थित है। तो ये हो जाएगा कोण 1, ये हो जाएगा कोण 2। तो एक ही वृत्तखंड में जो कोण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये अपन कह रहे हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कोण जो है किसके द्वारा बनाए हुए हैं? किसके द्वारा अंतरित किए हुए हैं? इस जीवा AB के द्वारा ही किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास में है प्रमेय 10.11। क्या लिखा है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए आपके पास में ये एक वृत्त है और अपने पास में जो है एक चक्रीय चतुर्भुज जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इस चक्रीय चतुर्भुज का नाम जो अपने पास में क्या है? ABCD है। यहाँ पे ये वाले जो अपने पास में कोण A और C है, ये क्या है? सम्मुख कोण है। कोण B और D जो है ये भी अपने पास में क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री है, यानी कि कोण B प्लस कोण D जो है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरा युग्म क्या है? A और C है, तो कोण A प्लस कोण C जो है वो भी अपने पास में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रत्येक सम्मुख युग्म, प्रत्येक अपने पास में जो कोणों का सम्मुख युग्म होता है उसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। नेक्स्ट आ जाओ। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के आपके पास में मान लीजिए इस तरह से है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, ठीक है, बस चतुर्भुज दिया है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, मान लो इसका नाम अपने पास में है ABC और D। सम्मुख कोणों के युग्म का अपने पास में सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री दिया हुआ है। मान लो दिया हुआ है कि कोण A प्लस कोण C जो है अपने पास में 180 डिग्री है, तो चतुर्भुज जो है आपके पास में क्या होता है? चक्रीय होता है। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है ये असल में क्या है? ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये एक वृत्त के अंदर अपने पास में आ जाएगा। तो चतुर्भुज था शुरुआत में, सम्मुख कोणों का एक युग्म जो है उसका योग 180 डिग्री दे रखा है, तो आपके पास में वो जो है कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये अपने पास में प्रमेय हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपने पास में प्रश्नावली 10.5 की कुछ प्रश्न जो है अपन उनको लेके अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 6 जो है उसको ले रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब डायग्राम कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, और चक्रीय चतुर्भुज आपके पास में बोला है तो पहले अपन क्या करेंगे? वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज जो अपन कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया। मान लो इसका नाम अपने पास में A है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में क्या है? C है, और ये आपके पास में क्या है? D है, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके दो विकर्ण हैं आपके पास में और वो जो है बिंदु E पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं। ये लीजिए, यदि कोण DBC जो है आपके पास में क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कोण DBC देखो कहाँ है? DBC ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये 70 डिग्री है। कोण BAC बराबर 30 डिग्री है। BAC यानी कि ये वाला जो कोण है आपके पास में ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री है।
तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD मतलब कि ये वाला जो कोण है ना पूरा का पूरा, हमें वो ज्ञात करना रहेगा। कैसे करें? मेरा प्लान ये है कि चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण A और पूरा का पूरा कोण C जो है उनका योग अपने पास में 180 डिग्री होगा। अगर मुझे पूरा का पूरा कोण A मिल जाए ना तो कोण C तो आराम से मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा कोण A दिया हुआ नहीं है, उसका छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। क्या कमी आ रही है अपने पास में? कमी इस बात की आ रही है कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये नहीं है अपने पास में, ये मिल जाए तो काम बन जाए। अब ये काम कैसे बनेगा ज़रा गौर से देखना, आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये अपने पास में क्या है, जीवा हो गई, ये आपके पास में एक कोण दिख रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना आपके पास में एक कोण ये भी दिख रहा होगा। तो ये वाला जो दोनों कोण है ना, इन दोनों कोण के बारे में आप क्या कहोगे? एक तो ये वाला कोण 70 डिग्री वाला जो है, मान लो ये अपने पास में क्या है, कोण 1 है, और ये वाला जो है अपने पास में क्या है, कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 जो है कैसे हैं अपने पास में, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। और एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं, बच्चों ये बराबर का निशान लगाया मैंने ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके, ठीक है। मैं एक सेकंड थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा कोण 1 बराबर 70 डिग्री, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 2 जो अपने पास में बराबर हो जाएंगे, कारण क्या हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, अतः कोण 2 जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, ये वाला कोण 2, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। लो भैया ये काम तो हो गया। अब जरा यहाँ देखो, क्या मैं इस 30 डिग्री वाले को कोण 3 मान लूँ? मान सकते हैं। आप यहाँ पे देखना कि कोण A प्लस ये जो कोण C है, इनका योग जो है आपके पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग में जो योग जो अपने पास में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण A अपने पास में क्या है, 2 प्लस कोण 3। अब कोण 2 प्लस कोण 3 आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे कोण 2 प्लस कोण 3, कोण C का हमें पता नहीं, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। कोण 2 कितना आपके पास में 70 डिग्री है, कोण 3 अपने पास में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है। कोण C का असल में नाम क्या है, BCD, तो आप यहाँ पे लिख लो BCD, जो कि बराबर है किसके अपने पास में, 180 डिग्री के। 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, प्लस कोण BCD बराबर है किसके, 180 के। उस तरफ ले जाओ तो ऐसे में कोण BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 100 गया, तो 180 में से 100 गया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके पास में कोण BCD आ जाएगा 80 डिग्री। तो BCD प्राप्त हो चुका है अपने पास में, ठीक है। आई होप यहाँ की बात क्लियर होगी। तो ये वाला हिस्सा तो अपने पास में हो गया। आगे क्या लिखा है, पुनः यदि AB बराबर BC है तो कोण ECD हमें निकालना रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा जगह बना ले। अब हमें कह रहा है कि AB और BC जो है वो बराबर है, तब हमें कोण ECD निकालना है। तो देखो E ये रहा, C ये रहा, D ये रहा, मतलब कि इस वाले कोण की जो है वो आपसे पूछ रहा है, इस वाले कोण को निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे ज़रा यहाँ देखो, मैं एक बार डायग्राम फिर से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। ये अपने पास में क्या था, AB था, ये अपने पास में क्या है, BC है, ये अपने पास में A है, यहाँ पे कहीं बिंदु E था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना कि AB और BC जो अपने पास में बराबर है। तो हमें इस बारे में जानकारी है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है, AB के सामने वाला कोण अपने पास में कौन होगा, C वाला, और BC के सामने वाला कोण क्या है, ये 30 डिग्री वाला। तो अगर ये 30 है तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको बस थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखना, हमें क्या निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोला है यहाँ पे ये वाला कोण ECD, ये वाला जो कोण है, मान लो इसे अपने पास में क्या है, कोण नंबर 4 जो है ये निकालने को बोला है। कैसे निकालें, तो बच्चों यहाँ पे देखना BCD जो है अभी अभी आपने निकाला था, कितना आया था BCD अपने पास में 80 डिग्री। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कोण BCD जो है वो किसके बराबर है, कोण 4, इसको मान लो कोण 5, तो ये कोण 5 प्लस कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे BCD का मान 80 डिग्री हमें पता ही है, और कोण 5 का मान हमारे पास में 30 डिग्री हमें पता ही है, कोण 4 का मान हमें पता लगाना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 50 डिग्री, जो कि बराबर है कोण 4 के। अब कोण 4 का नाम जो है क्वेश्चन की भाषा में क्या है, ECD, कोण ECD। तो ये लीजिए आपके पास में जो है इसका आंसर आ गया है।
इतना ही अपने पास में रहेगा, इससे ज़्यादा जो है कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 6 अपने पास में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की बात करिए तो पहले आप क्या करिए, एक चक्रीय चतुर्भुज जो है वो तो बना ले अपन, फिर अपन आगे ही डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इसका नाम अपने पास में क्या हो जाएगा, ABCD, ठीक है, और यहाँ पे अपन को लिखना भी रहेगा, माना एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, इस तरह से लिख लेना, तथा वृत्त का केंद्र अपने पास में क्या है, O है, वो आप लिख लोगे। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, इसके विकर्ण की बात की गई है तो ये लीजिए विकर्ण बना दिया अपन ने। नेक्स्ट विकर्ण अपने पास में ये हो जाएगा, ठीक है, के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, और ये जो विकर्ण है ये क्या है, व्यास है। तो व्यास आपस में एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, केंद्र पे ही करते हैं, और तो कहाँ करते हैं, है ना, ये चीज हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि वे एक आयत है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है ना, ये एक आयत है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सिद्ध करना है ABCD जो है अपने पास में क्या है, आयत है। अब इसको कैसे करेंगे, एक चीज आप सिंपल से देखो कि अगर हमारे पास में कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है और उसको हमें आयत सिद्ध करना है या कुछ भी और भी करना है, सबसे पहले उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो। समांतर चतुर्भुज के बाद में हम उसको आयत कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हमारे पास में कई कंडीशन होती है। पहली तो ये कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों को बराबर कर दूं, दूसरा सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों को समांतर कर दो, तीसरा सम्मुख भुजा के एक युग्मों को बराबर तथा समांतर कर दो, और एक और कंडीशन होती है कि सम्मुख कोणों के जो युग्म हैं उनको बराबर कर दो, तो भी आप दिए हुए चतुर्भुज को क्या कह सकते हो कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गया। अब जरा खास चीज है अपने पास में, जरा यहाँ देखना खास क्या है। ये आपको एक हमने प्रमेय अपने पास में रहती है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, BCD, और अपने पास में BD जो है वो क्या है आपके पास में, BD अपने पास में क्या है, वो है व्यास है। तो ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में स्थित कोण है। तो अतः कोण C जो है अपने पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण। इसी तरह यहाँ पे कारण लिख लेना। इसी तरह जरा स्टूडेंट्स इसके सामने वाली जगह पे देखो, सामने आपको दिखेगा ये DAB। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो BD है ये अपने पास में क्या है, ये भी आपके पास में व्यास ही है। तो ये वाला जो कोण आपको प्राप्त हुआ ये भी क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में स्थित कोण है। तो ये कोण A जो है आपके पास में ये भी कितना हो जाएगा, कोण A बराबर है अपने पास में किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, ये हो गया। अब सेम काम हमें क्या करना होगा, इधर करके देखना होगा। तो कोण D और B जो है वो भी अपने पास में किसके बराबर आ जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो कोण B जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण D जो है अपने पास में वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो उसके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोणों के दो युग्म जो है बराबर कर दो। तो यहाँ पे अपने पास में जरा देखना स्टूडेंट्स, चूंकि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर अपने पास में क्या हो चुका है, कोण D, तो आप क्या कहोगे, अतः ABCD जो है आपके पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में समांतर चतुर्भुज। अब हमें तो सिद्ध करना था कि आयत है। अब समांतर चतुर्भुज में अगर एक भी कोण 90 डिग्री कर दोगे ना तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा, आपके पास में आयत है। अब यहाँ पे देखो इस समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या आपको कोई भी एक कोण 90 डिग्री दिख रहा है क्या, बिल्कुल कोण A 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि ABCD में एक कोण 90 डिग्री है, अतः ABCD एक आयत है। ये लो, बस अपने आप में प्रूफ हो गया। वो पूरा लिख देना जो मैंने जो बताया था आपको, माना है, सिद्ध करना है, उपपत्ति और इसका यहाँ पे रीजन, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक समलम की असमांतर भुजाएं बराबर हो, तो माना अपने पास में एक समलम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम क्या हो जाता है ए बी सी और डी। तो आप लिख लो माना समलंब ए बी सी डी है, ठीक है, और असमांतर भुजाएं बराबर हो, तो यानी कि ए डी जो है आपके पास में वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। ए डी और बी सी बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे ए डी बराबर है अपने पास में किसके, बी सी के। तो सिद्ध कीजिए कि वे चक्रीय है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो आपके पास में क्या है, चक्रीय है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिद्ध करना है ए बी सी डी चक्रीय है। चक्रीय मतलब चक्रीय चतुर्भुज अपन कह सकते हैं, चक्रीय है। अब इसको कैसे करें, चक्रीय सिद्ध करने के लिए हमने जो है एक प्रमेय पढ़ी थी। देखो स्टार्टिंग में प्रमेय अपने पास में कैसा था, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाता है, चक्रीय हो जाता है। ये बात है अपने पास में, तो इसी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रचना करनी पड़ेगी, बिना रचना करे जो है हम यहाँ पे हल नहीं कर पाएंगे। रचना कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपन जो है लंब डालेंगे। लंब जो है डी से डालेंगे, डी एम, सी से डालेंगे, सी एन आपके पास में हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, डी एम जो है वो अपने पास में लंब है ए बी के, तथा सी एन जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, वो भी लंब हो जाएगा ए बी के। ये रचना हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ अपन किस पे, उपपत्ति पे, ठीक है। उपपत्ति ऐसा है, अपने पास में ये दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, एक तो दिख रहा होगा डी एम ए, तो आप बोलोगे त्रिभुज डी एम ए, तथा एक और त्रिभुज है अपने पास में, कौन सा वाला, सी एन बी, सी एन बी में। अब यहाँ पे आप क्या क्या कह सकते हो, एक बात तो आप ये बोलोगे अपने पास में कि ए डी जो है बी सी के बराबर है। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है कि ए डी और बी सी जो अपने पास में बराबर है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया दिया है। फिर नेक्स्ट अपने पास में एक और चीज़ है कि ये जो डी एम है और ये जो सी एन है ये आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डी सी और ए बी जो है आपके पास में क्या है, समांतर भुजाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं, है ना। समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है अपने पास में, अपन दूरी किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, लंबवत निकालते हैं। तो ये भी लंब है, ये भी लंब है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो आपके पास में लंबवत निकलेगी, मतलब डीएम निकलेगी, और ये भी क्या है, लंब है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप क्या बोलोगे अपने पास में, डी एम जो है वो बराबर है किसके, सी एन के। इसका कारण लिख लोगे, उनके बीच की दूरी बराबर है। नेक्स्ट आगे आ जाओ अपने पास में, ये वाला जो कोण है एक मान लो और ये वाला जो कोण है दो मान लो। तो कोण एक जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, कोण दो के। इसका कारण क्या हो जाएगा कि दोनों आपके पास में क्या दिए हुए हैं, 90 डिग्री दिए हुए हैं। अब जैसे हमने ये बात बोली तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, अतः त्रिभुज डी एम ए जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी एन बी के। किस सर्वांग समता कसौटी से, देखो भुजा है अपने पास में, यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, समकोण है अपने पास में, कर्ण है और भुजा है, आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब जैसे हमने ये बातें कही कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये है आपके पास में कि DMA में जो A पर कोण होगा और CNB में जो B पर कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः आप क्या बोलोगे, ये चीज, अब कोण A पर जो कोण है उसको मैं मान लेता हूँ 3 और यहाँ पे B पर जो कोण है उसको मैं मान लेता हूँ 4, तो कोण 3 जो है वो आपके पास में किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब जरा नेक्स्ट बात देखना, यहाँ तक की बात हो गई। चूंकि अपने पास में ए बी और सी डी जो है वो क्या है आपके पास में, समांतर है ना। ए बी और सी डी अपने पास में क्या है, समांतर है, क्योंकि समलंब में अपने पास में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है समांतर होता है। तो आप यहाँ बोलोगे कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। मैं एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, कोण 1 हो गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको अपन क्या करते हैं, कोण 5 मान लेते हैं। ये वाला जो है ना, इसको अपन कोण 5 मान लिए यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे कि कोण 1 प्लस कोण 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के।
इसका कारण क्या है अपने पास में, सह अंत्य कोण है, और सह अंत्य कोण का योग जो है कितना हो जाता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखना, कोण एक जो है, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इसका नाम गलत लिख दिया, ये एक्चुअली कोण एक नहीं है, ये कोण 3 है अपने पास में, ठीक है, ये कोण 3 है। कोण एक तो ये 90 डिग्री वाला है, कोण 3 है अपने पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके लिए इसमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, कोण एक नहीं है, कोण 3 है, ठीक है, ये हो गया। कोण 3 प्लस कोण 5 जो है 180 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, कोण 3 जो है किसके बराबर है, कोण 4 के, तो यहाँ पे आप लिखोगे कोण 4 प्लस कोण 5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री। कोण 4 कहाँ पे था, देखो ये बी पे जो कोण था ना वो था अपने पास में कोण 4। अब जरा गौर से देखना कि ABCD अपने पास में क्या एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के कोण 5 और 4 क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण के एक युग्म को हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया है, 180 डिग्री के। अतः आप क्या कह सकते हो कि ABCD जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, चक्रीय, हमने जो प्रमेय पढ़ी थी। अतः ABCD आपके पास में क्या है, चक्रीय हो जाता है। बस इतना अपन को करना रहेगा और अपना सोल्यूशन जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न 8 हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस दिखने में थोड़ा हैवी है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। B और C पे जो है दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वृत्त आई होप आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से हैं। एक तो वृत्त अपने पास में ये वाला हो जाएगा, और दूसरा जो वृत्त है आपके पास में वो ये वाला है, ठीक है। तो ये दो वृत्त कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक तो बिंदु B पे और एक बिंदु C पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या लिखा है, B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ, B ये रहा और B से दो रेखाखंड जा रहे हैं, कौन कौन से, ABD PBQ, ये अपने पास में हो गया, को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, वो अपन ने देख लिया। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेना, अपने पास में दिया है, ठीक है, दिया है, मैं आपके पास में आ जाएगा, दो वृत्त दिए हुए हैं। फिर आप यहाँ पे अगला क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे, कोण ACP बराबर है किसके, कोण QCD के। अब आ जाओ अपन किस पे आते हैं, उपपत्ति, इसके प्रूफ पे आते हैं, कैसे करेंगे। पर एक बार ये तो देख ले, कोण ACP और कोण QCD अपने पास में आखिर है कहाँ पे, ये रहे ACP, देखो ACP यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहा है, QCD मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है। इन दोनों कोण को जो है हमें बराबर सिद्ध करना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखना अपने पास में जरा गौर से, आप यहाँ पे देखो कि ये अपने पास में AP जो है वो दिया हुआ है आपके पास में चाप है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है आपके पास में, और दूसरा ये वाला जो कोण बन रहा है कहाँ पे, ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है आपके पास में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। ये मान लो आपके पास में कोण 1 है और ये मान लो कोण 2 है, ये दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, इसका कारण लिख देना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो अगली चीज, अगला अपने पास में एक और त्रिभुज भी दिया, एक और अपने पास में वृत्त है, उस वृत्त के अंदर अपन देखते हैं कैसे। यहाँ देखो ये अपने पास में DQ जो है वो आपके पास में वो हो जाएगा चाप, एक तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे जोड़ो और इसको ऐसे जोड़ो। तो यहाँ पे आपको भी है दो कोण दिखने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ये वाला कोण, इसको मान लो कोण 3 है, और एक ये वाला कोण हो जाएगा आपके पास में, ये क्या है अपने पास में, कोण 4 है। तो कोण 3 और कोण 4 भी क्या है, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। तो कोण 3 जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि कोण 1 और 3 जो है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, शीर्षोभिमुख कोण है। साथ में कोण 1 बराबर है कोण 3 के, शीर्षोभिमुख कोण हो जाएगा अपने पास में। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब जरा गौर से देखना, क्योंकि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, लेकिन कोण 1 किसके बराबर था, कोण 2 के। कोण 3 जो है वो किसके बराबर था, कोण 4 के। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि कोण 2 बराबर कोण 4 है। और असल में हमें क्या सिद्ध करना था
कि ACP और कोण QCD बराबर है। ACP मतलब कि कोण 2, तो यहां से आ जाएगा कि कोण ACP बराबर कोण 4। कोण 4 अपने पास में कौन सा है? QCD, यानी कि ये QCD ये आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो अपन यहाँ पे इसको सिद्ध कर देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ जाए तो, अदरवाइज आपको बहुत परेशान कर सकता है, इतनी लाइनें बन रही कि हमें कुछ दिखने वाला ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। दो समकोण त्रिभुज है और उनका कॉमन अपने पास में जो है उभयनिष्ठ कर्ण है AC। ये AC बना लिया और एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, तो ये लो ABC बन गया। एक और त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा ADC, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा ADC, और उसकी जो कर्ण है वो तो आपको दिख ही रहा है, तो ये आपके पास में हो गया ADC। तो उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। ABC ADC दिख गए। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD है। अब ये CAD और CBD है कहाँ पे, जरा इनको देखो। CAD मतलब कि ये वाला कोण है, और नेक्स्ट है CBD मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, ये वाला कोण है। तो ये कोण और ये कोण जो है बराबर सिद्ध अपन को करने रहेंगे, ये अपने पास में दिया हुआ है। अब इसको कैसे सिद्ध करें जरा यहाँ पे देखना। स्टूडेंट्स जरा पे एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी चतुर्भुज में अगर सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग अपने पास में कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो आप क्या बोलोगे वो कैसा है अपने पास में? चक्रीय है। ठीक है, चक्रीय अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, चूंकि कोण B क्योंकि 90 डिग्री था और कोण D वो भी 90 डिग्री है, तो किसके आ जाएगा? 180 डिग्री के। अतः आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में, ABCD जो है वो क्या हो जाएगा? चक्रीय, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि हम इसको जो है एक उसके अंदर डाल सकते हैं, वृत्त के अंदर डाल सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये हमने वृत्त बना दिया। अब जब ये वृत्त बन गया और यहाँ पे इसका कारण लिख देना, जो प्रमेय मैंने आपको बताई। ठीक है, अब ये हो गया। अब जरा यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज देखना, बड़ी खास है सिंपल सी। आपके पास में यहाँ पे एक तो कोण आपको दिख रहा होगा ये वाला कह रहा हूँ मैं, और एक आपको दिख रहा होगा कोण ये वाला। ये दोनों कोण जो है आपके पास में ये कैसे हैं? ये एक ही वृत्तखंड में स्थित है। चाप अपने पास में DC हो गया और जीवा आपके पास में DC हो गया। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, तो एक ही वृत्तखंड में जो स्थित कोण होते हैं वो बराबर होते ही नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये कोण 1 मान लो, ये कोण 2 मान लो, तो आप ये क्या बोलोगे? अतः कोण 1 बराबर है अपने पास में किसके? कोण 2 के। इसका कारण क्या हो जाएगा? एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण जो है बराबर होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना था? CAD बराबर CBD। कोण CAD मतलब ये कोण 2 और CBD आपके पास में क्या है? CBD यानी कि कोण 1, तो ये आ जाएगा। तो कोण CBD और कोण CAD जो है आपके पास में क्या आ चुका है? बराबर आ चुका। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस तरह से जो है अपने पास में ये वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही अपन ने जो है यहाँ पे जितना हो सके उतना पॉसिबल अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का वन शॉट, ताकि आपको आइडिया लग सके कि अपन मतलब और आपका जो है रिवीजन यहाँ पे अच्छे से हो सके। मेन तो अपने पास में क्या रहेगा, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा सारे कॉपी के अंदर लिख के, ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, वहाँ पे अपना कमेंट डाल देना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए बाय बाय।